First generation of computers. First generation of computers were built using vacuum tubes, a key component that control the flow of electricity. These vacuum tubes were responsible for processing data. जो फर्स्ट जनरेशन बनाई गई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से बनाई गई थी, जो कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती थी और इन्हीं की हेल्प से जो डेटा वो प्रोसेस होता था। लेकिन इसकी जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ी थी, तकरीबन एक रूम के बराबर होती थी इनकी साइज़। जो इसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड मशीन लैंग्वेज विच इज़ द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज हम उसको कहते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंड ना कर सके, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो, जो कि सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड करे और ह्यूमन के लिए वो मुश्किल हो अंडरस्टैंड करना। तो मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड सिस्टम, जैसे आपको पता है 0 और 1 ये मशीन लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है। दैट द कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। प्रोग्रामिंग दीज कंप्यूटर्स वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। इन कंप्यूटर को समझाना, इनको प्रोग्राम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मेमोरी द प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम वाज द मैग्नेटिक ड्रम्स। दीज ड्रम्स वर लार्ज सिलेंडर्स कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर डेटा। जो इसमें डेटा स्टोर करने के लिए जो मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे। एडिशनली पंच कार्ड्स और यूज फॉर इनपुट, जिसमें पंच कार्ड है जो पहले हमने स्टडी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे कंप्यूटर्स के अंदर। तो यहाँ पर भी फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें भी इनपुट डेटा इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ किए जा रहे थे। स्टोरिंग डेटा बाय क्रिएटिंग होल्स इन सीक्वेंस ऑन पेपर कार्ड्स दैट द कंप्यूटर कोड रीड। ये भी पहली वीडियो में स्टडी करके आए, पहले भी इसी तरह होता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी एडवांसमेंट और आई कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। दीज कंप्यूटर्स मेनली यूज्ड अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन द बैच प्रोसेसिंग अलाउ द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ टास्क विदाउट यूजर इंटरेक्शन बाय प्रोसेसिंग डेटा इन बैच। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर प्राइमरली यूज्ड फॉर द साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पज सच एज कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम और सॉल्विंग साइंटिफिक इक्वेशन ड्यू टू द इन्यूमरस साइज एंड हाई कॉस्ट। जो इनकी साइज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, एक इंडिविजुअल कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था और उसको मेंटेनेंस के लिए भी ज़्यादा स्टाफ चाहिए होता था। उसके बाद चैलेंजेस विद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे तो इसमें हीट का काफ़ी इशू होता था, ओवर हीटिंग का इशू होता था इसमें, और इसमें एनर्जी कंजप्शन है वो ज़्यादा होती थी। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें यूज़ होती थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे इनको ऑपरेट करना। मेंटेनेंस दीज कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस ड्यू टू डेलिकेट नेचर ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स विच ऑफन बर्न आउट। इनकी जो वैक्यूम ट्यूब्स है वो जल जाती थी काफ़ी हीट की वजह से। इनको जो है कंस्टेंटली इनको मेंटेनेंस चाहिए होती थी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड अ मेजर टेक्नोलॉजी शिफ्ट बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पर सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब्स है वो ट्रांजिस्टर ने उन वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। दिस एडवांसमेंट ब्राउट सेवरल इंप्रूवमेंट मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट। इस बदलाव की वजह से जो कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए और वो पहले से ज़्यादा फास्टर और बहुत ही सस्ते हो गए और उनसे ज़्यादा एफिशिएंट थे कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ काउंटर पार्ट्स। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके मुकाबले में सेकंड जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए थे जो पहले से ज़्यादा काफ़ी एडवांस थे। उसके बाद की फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन, द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। जो पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे जिसमें ओवर हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल थे और उनकी जगह अब ट्रांजिस्टर आ गए थे जो पहले से ज़्यादा रिलायबल एंड लेस पावर कंज्यूम करते थे एंड रिड्यूस हीट जनरेशन एंड स्मॉलर मशीन साइज। जो हीट है वो भी रिड्यूस हुई और मशीन का साइज है वो पहले से ज़्यादा कम हो गया। ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स बिकम मच स्मॉलर एंड फास्टर। जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनकी जगह ट्रांजिस्टर आए तो पहले से जो कंप्यूटर थे वो स्मॉल और फास्ट हो गए। लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स could be programmed using assembly language, which is a low-level program language that users to write instruction using symbolic code instead of binary। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज आ गई। जो पहले यूज़ की जाती थी वो डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। असेंबली लैंग्वेज निस्बतन बाइनरी के बहुत आसान है। बाइनरी 0101 जिनको लिखना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज है जो कि अल्फ़ाबेटिकली आप अगर उसे स्टडी करेंगे उसका सिंटैक्स देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। जो
जो कि थोड़ा ह्यूमन फ्रेंडली था। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो सिर्फ कंप्यूटर समझता है, इंसानों के लिए वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर memory was used as a primary internal storage medium in second generation computers. Magnetic cores are small ring of magnetic material that could store data in the form of electrical charges. उसके बाद यहाँ पर डेटा स्टोर के हवाले से मेमोरी में भी काफ़ी एडवांसमेंट आ गई थी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक कोर्स जो स्मॉल रिंग्स होती थी वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज होने लगी। जो पहले ड्रम्स यूज हुआ करते थे वो फर्स्ट जनरेशन के साथ खत्म हो गए। इनपुट एंड आउटपुट, पंच कार्ड्स वर स्टिल यूज्ड फॉर इनपुट। कार्ड जो पंच कार्ड होते थे वो अब भी यूज हो रहे थे डेटा इनपुट के लिए। दिस मेथड वाज इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। द हैंडलिंग ऑफ डेटा बिकम मोर एफिशिएंट विद ट्रांजिस्टर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग। इन द फर्स्ट जनरेशन बैच प्रोसेसिंग अलाउ कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑटोमेशन बढ़ गई थी। ऑल ऑफ यूजेज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एक्सटेंडेड बियॉन्ड साइंटिफिक एंड दे वर इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। जो कंप्यूटर है, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो कमर्शियल प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग के लिए भी यूज होने लगा था। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, इंक्रीज स्पीड, ट्रांजिस्टर की वजह से इसकी साइज भी कम हुई और इसकी स्पीड भी बढ़ गई। रिड्यूस हीट, वैक्यूम ट्यूब्स निकालने की वजह से जो इसकी जो हीट का इशू था वो भी फिक्स हो गया। लो एनर्जी पे ये चलने लग गया, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम ही दरकार थी। कॉस्ट एफिशिएंट, इसकी साइज कम होगी, ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। जो पहले डम्स और ये वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज होती थी ये ख़त्म हो गई, तो ये पहले से ज़्यादा मतलब एफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ होने लगी तो इसकी वजह से वो भी कॉस्ट वो डिक्रीज़ हो गई। इम्प्रूव्ड प्रोग्रामिंग, जो पहले बाइनरी यूज़ हुआ करती थी अब उसकी जगह असेंबली आ गई जो कि निस्बतन बाइनरी के वो आसान थी। नीचे यहाँ पर आप असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी का कोड भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड 2,3। यहाँ पर आप इजीली इसको समझ सकते हैं। एड मतलब प्लस करना, 2 3 मतलब इस कोड को आप समझ सकते हैं। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है मशीन कोड लिखा हुआ है, जो बाइनरी कोड है 10110010, इससे आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे? तो मशीन ये कोड अंडरस्टैंड करती है, जबकि इंसान के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे असेंबली लैंग्वेज आई तो कंप्यूटर को प्रोग्राम करना थोड़ा आसान हो गया था। द चैलेंजेस विद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर आर मैसिव इंप्रूवमेंट और वैक्यूम ट्यूब्स दे स्टिल रिक्वायर्ड मेंटेनेंस एंड द प्रोसेस ऑफ फिजिकली इनपुटिंग डेटा थ्रू द। अब यहाँ पर जो स्टिल इशू आ रहा था वो डेटा इनपुट करने का आ रहा था, वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी पंच कार्ड्स की। तो ये सेकंड जनरेशन में भी यही इशू था। उसके बाद आ जाती है हमारे पास यहाँ पर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विद द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे हम आईसीज कहते हैं। कंप्यूटर्स बिकम इवन स्मॉल, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। कंप्यूटर पहले से सेकंड जनरेशन में जो स्मॉल होते उससे भी ज़्यादा स्मॉल होने लगे और पहले से ज़्यादा एफिशिएंट होने लगे। द जनरेशन ब्रॉड सिग्निफिकेंट चेंज टू हाउ कंप्यूटर्स वर बिल्ट एंड यूज्ड। कोर टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसीज हैं वो यूज़ होने लगी। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती थी वो अलाउ करती थी कि एक सिंगल सिलिकॉन चिप होती थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर है वो लग सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज पास्कल एंड कोबोल बिकम कॉमन, मेकिंग प्रोग्रामिंग मोर यूज़र फ्रेंडली। लेकिन यहाँ पर दूसरी लैंग्वेजेस है वो भी आ गई थी प्रोग्रामिंग करने के लिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कीवर्ड्स वर यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड मॉनिटर्स डिस्प्ले आउटपुट, मेकिंग इट इजियर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। यहाँ पर और उससे ज़्यादा यहाँ पर जो तब्दीली आई, जो एडवांसमेंट आई वो यहाँ पर ये आई कि माउस और कीबोर्ड है आ गए थे। इसकी वजह से यूज़र को इनपुट देना आसान हो रहा था। पहले क्या हो रहा था, वो पंच कार्ड यूज़ किए जा रहे थे, उसकी मदद से वहाँ पे वो कैलकुलेशन सारी हो रही थी, इनपुट उसी की हेल्प से दिया जा रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड अलाउंग मल्टीपल यूजर टू यूज द कंप्यूटर प्रोसेस रियल टाइम डेटा। यहाँ पर टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, जो मल्टीपल यूजर को जो सपोर्ट करता था एक साथ, जो रियल टाइम जो डेटा प्रोसेस कर पा रहे थे। एप्लीकेशन कंप्यूटर वर नाउ यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ग्रेटली एक्सपेंडिंग देयर रोल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। जो उसके बाद कंप्यूटर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट और इंडस्ट्री में यूज़ होने लगे, ऑटोमेशन के लिए यूज़ होने लगे। उसके बाद आ जाती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हम आज यूज़ कर रहे हैं।
द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ में आ रही थी, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिस्टर आ गए। थर्ड जनरेशन में फिर आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो आ गए। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन में वो माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटिंग द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल चिप। यहाँ पे क्या सिंगल चिप पे पूरा जो सीपीयू वो आ जाता है। दिस मेजर एडवांसमेंट मेड कंप्यूटर फास्टर, स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव एंड मोर रिलायबल। इस मेजर एडवांसमेंट की वजह से कंप्यूटर जो पहले से ज़्यादा फास्ट और जो बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए थे। कोर टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर कंबाइन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ टाइनी चिप। जो एक छोटी सी पतली सी चिप पर है जो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आ सकते थे, अलाउइंग फॉर सिग्निफिकेंट साइज रिडक्शन एंड प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज। उसके बाद मेमोरी में रैम एंड रोम वर वाइडली यूज फॉर स्टोरेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस ये भी इंट्रोड्यूस हो गई और जावा ये भी इनके साथ आ गई। तो इनको अंडरस्टैंड करना बाइनरी से काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ तक कि ये तीनों लैंग्वेज है ये असेंबली लैंग्वेज से भी आसान है। इनको ह्यूमन आराम से जो है अंडरस्टैंड कर सकता है और इजीली प्रोग्राम बना सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है ताकि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम, मेकिंग मल्टीटास्किंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द जनरेशन saw the rise of user-friendly interfaces enabling easier interaction with the कंप्यूटर्स। और उसके बाद हमारे पास आप विंडो देख सकते हैं, लिनक्स है, ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ रही है जिसकी मदद से हम इजीली जो कंप्यूटर वो यूज़ कर पा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑल अबाउट मेकिंग मशीन स्मार्टर एंड मोर कैपेबल। जो अब मशीन सारी जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। जो अब कंप्यूटर आ रहे हैं उन पे बहुत सी चीज़ों पे जो है वर्क हो रहा है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सेल्फ लर्निंग। इमेजिन कंप्यूटर दैट कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस जस्ट लाइक हाउ यू गेट बेटर एट समथिंग दैट यू मोर यू प्रैक्टिस। दीज कंप्यूटर विल इम्प्रूव ऑन देयर ओन विदाउट नीडिंग समवन टू टीच देम एवरी स्टेप। जो हम अभी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या पहले यूज़ कर रहे होते हैं उनको क्या हम प्रोग्राम करते थे तब वो टास्क करते थे, लेकिन अब जो काम हो रहा है वो सेल्फ लर्निंग पे है, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दीज कंप्यूटर विल नॉट जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, दे विल बी एबल टू थिंक एंड मेक डिसीजन। ये अपने आप डिसीजन करें, ना कि किसी से हिदायत लें, अपने आप काम करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आस्क फॉर हेल्प विद अ math problem, they could figure out the best way to explain it based on what you already know। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इससे एक मैथमेटिक का जो प्रॉब्लम है वो आप इसको सोल्व करने का बोलते हैं तो ये अपने आप उसमें जो बेस्ट तरीका है जिससे वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है जो ये ऑलरेडी जानता है तो आपको बताए। Understanding human language, fifth generation computers will be able to understand and communicate in natural human language. So you could talk to your computer just like you would with a friend and it would respond in a way that makes sense। फिफ्थ जनरेशन में जो है उसमें जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन की तरह है, वो आप बात करने लगेगा इंसानों के साथ है। वो इंसानों की जो लैंग्वेज है वो इजीली वो समझ सकेगा, उसमें रिस्पॉन्ड कर सकेगा, कम्युनिकेशन कर सकेगा, मतलब ऐसे ही एक इंसान की तरह काम करेगा। जो इसमें डेवलपमेंट के जो एरियाज है उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स। मशीन लर्निंग, दिस इज लाइक गिविंग कंप्यूटर्स द एबिलिटी to learn from data, they can recognize patterns and make prediction based on what they have you learn। कि बहुत से हमने एग्जांपल अभी भी हम देख रहे हैं जो डेटा से लर्न करते हैं और उसी को एनालाइज करते हुए हमें प्रेडिक्शन बताते हैं। डीप लर्निंग आर मोर एडवांस फ्रॉम अ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग यूज नेटवर्क मिमिक हाउ आवर ब्रेन्स वर्क टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। दिस हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक इमेजेस एंड साउंड मच बेटर। उसके बाद आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP अलाउज कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। रोबोटिक्स, थिंक ऑफ रोबोट्स दैट कैन परफॉर्म टास्क ऑन देयर ओन। जो रोबोटिक्स अपने आप काम करते हैं, जो उसको प्रोग्राम किया जा चुका है, वो पहले से उनको पता है कि क्या काम करना है, तो अपने आप रूटीन के मुताबिक करते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि हम उससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे।